हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग भूगोल का पाठ क्रमांक 3 जो कि है बाह्य प्रक्रियाएं भाग 1 पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले हम लोगों ने देखा है कि आंतरिक हलचलों से विभिन्न भूरूपों की निर्मित होती है, जिसके वजह से क्या होता है कि भूपृष्ठ पर अनेक प्रक्रियाएं होते हैं और भूरूप की निर्मित होती है और जिसके कारण निरंतर अपक्षरण होते रहता है। इस पाठ में हम बाह्य प्रक्रियाओं का और उससे तैयार होने वाले भूरूपों का अध्ययन करेंगे, ठीक है। और हम आप लोग पेज नंबर 24 निकालिएगा। निकालिए, ओके। अब हम लोग उसमें से ये देखेंगे कि जो चट्टानें होते हैं कि चट्टानों का टूटना, कमज़ोर होना, ये एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जिसे हम लोग उसे भौगोलिक भाषा में अपक्षय कहते हैं। अपक्षय के 3 प्रकार होते हैं। एक है भौतिक, रासायनिक और जैविक अपक्षय। ये 3 प्रकार है अपक्षय के। जैसे कि शुष्क मौसम में प्रदेशों के भौतिक अपक्षय का प्रभाव अधिक होता है और नमी युक्त मौसम में प्रदेशों में रासायनिक अपक्षय मुख्यतः दिखाई देता है। और सजीवों द्वारा जो होता है अपक्षय, उसे हम लोग जैविक अपक्षय कहते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि पेज क्रमांक 23 पर है ना, उसमें देखेंगे कि आकृति 3.1 अ, आ और ई, इन तीनों में हम लोग देख सकते हैं कि भौतिक अपक्षय यानी चट्टानों का टूटना गिरना उसमें दिखा दिया है। चट्टानें टूट के बिखर गई यानी खंडित विखंडित हो चुकी है। कोई में छिन्न विछिन्न अपक्षय हो चुका है और किसी में हम देखते हैं कि गुंबदाकार टीले जैसा अपवर्तन हुआ है। ये सब प्रकार हो गए भौतिक अपक्षय के, है ना। अब उसके बाद हम लोग देख सकते हैं कि आकृति 3.1 ई, जिसमें भस्मीकरण होने के कारण रासायनिक अपक्षय हुआ है। उसके बाद 3.1 ऊ, उसमें जैविक अपक्षय देख सकते हैं, जिसमें कि एक जीव जंतु जो है वो बिल जैसे खोद कर रहा है ना, उसके कारण वो अपक्षय हुआ है। तो वो जीव जंतु के कारण होने के कारण क्या है, उसको हम लोग बोलेंगे जैविक अपक्षय। और रासायनिक अपक्षय हम लोग देख सकते हैं आकृति 3.1 जिसमें हम देख सकते हैं कि रासायनिक अपक्षय होने के कारण जो मूर्ति है उसके ऊपर छेद गिर चुके हैं, आप लोग अच्छे से देख सकते हो। उसके बाद आकृति 3.1 ए में देख सकते हैं कि रासायनिक अपक्षय के कारण क्या हुआ है, जो क्षार जमीन में जमा होता है उसके कारण ना जमीन में भेग गिर के उसको हम देख सकते हैं कि वो किस प्रकार अपने को दिखाई दे रही है। अब आप लोग ये करके देख सकते हैं। एक प्याज लीजिए, उसे बीचों बीच काट लीजिए। अब काटने के बाद कटे हुए भाग का निरीक्षण कीजिए। अब इस प्याज का हर एक छिलका अलग करके का प्रयास कीजिए और उसके बाद उसमें क्या कौन सा अपक्षय होता है हम लोग देख सकते हैं, यानी रासायनिक प्रक्रिया क्या होती है वो हम लोग देख सकते हैं। अब हम लोग इसका भौगोलिक स्पष्टीकरण देख सकते हैं। अब आपकी समझ में आ ही गया होगा कि प्याज का छिलका जैसे अलग होता है, वैसी ही क्रिया प्रकृति में खुले पड़े हुए चट्टानों की भी होती है। अब चट्टानों का जो खुला भाग रहता है वो अधिक गर्म होता, तपता यानी गर्म होता है। उसकी अपेक्षा अंदर का जो भाग होता है वो ठंडा होता है। क्यों होता है? क्योंकि उसके ऊपर लगातार किरणें गिरते रहती है सूरज की, जिसके कारण ऊपर की जो चट्टानों की परत रहती है वो छिलके के समान खुल जाती है। और इस चट्टानों को हम लोग क्या कहते हैं? अपपर्णन। उसे आप आकृति क्रमांक 3.2 इसमें देख सकते हैं, है ना। एक प्याज के जैसा दिख रहा है और उसके बाह्य की बाहरी जो तह है उसके एक छिलके के समान हम लोग देख सकते हैं। अब भौतिक अपक्षय मुख्यतः निम्न कारणों से घटित होता है। एक तो है वजह तापमान, फिर है सघनीभवन, स्फटिकीकरण में वृद्धि, दबाव से मुक्ति और जल। अब हम सबसे पहले देखेंगे तापमान। अब बढ़ते तापमान का चट्टानों के खनिजों पर प्रभाव पड़ता है। इस कारण इसमें निहित खनिजों का प्रसरण होता है। तापमान कम होने से वे सिकुड़ जाते हैं। ऐसे निरंतर प्रसरण सिकुड़न के कारण चट्टानों के कणों में तनाव निर्माण होता रहता है। अब चट्टानों में
निहित खनिजों द्वारा तापमान के अंदर को दिया हुआ प्रतिशत भिन्न भिन्न होता है। अब कुछ खनिजों का अधिक मात्रा में प्रसरण होता है तो कुछ खनिजों का कम प्रमाण में प्रसरण होता है। इस कारण से चट्टानों के कणों में निर्माण होने वाला तनाव भी कम और अधिक होता है, जिसके कारण चट्टानों में दरारें पड़ने लगती है और चट्टानें जो है वो टूट जाती है। अब जिस प्रदेश में प्रतिदिन तापमान कक्षा अत्यधिक होती है वहाँ इस प्रकार का अपक्षय अधिक मात्रा में होता है, जैसे उष्ण मरुस्थलीय प्रदेश। अब हम देखेंगे तुषार। अब घनीभूत जल का आकारमान बढ़ जाता है, वह आप जानते ही हैं। अब जिस प्रदेश में तापमान कुछ समय 0 डिग्री सेल्सियस से कम होता है वहाँ की चट्टानों की दरारों में स्थित जल का बर्फ बन जाने से उसका आकार जो है वो बढ़ने लगता है। अब जिससे चट्टानों में तनाव निर्माण होता है, जिसके कारण चट्टानें जो है छिन्न भिन्न होकर टूटती है। आप ये लोग आकृति 3.1 ई में देख सकते हैं। ठीक है। अब आगे हम देखेंगे रासायनिक घटकों की विद्राव्यता और स्फटिकीकरण की भी वृद्धि। अब समुद्री तट पर जहाँ चट्टानों का भाग होता है वहाँ समुद्री लहरों का जल टकराता है। अब सागरीय जल के तुषार चट्टानों से टकराते हैं। यह जल लवण युक्त होता है, लवण यानी नमक। अब कुछ जल चट्टानों से उसमें रिश्ता है। अब सूरज की गर्मी से जल का बाष्प होकर जल निकल जाता है और जल में स्थित लवण का स्फटिकीकरण होता है। अब स्फटिक अधिक जगह व्यापक करता है, उससे चट्टानों में फिर से तनाव निर्माण होता है। अब चट्टानों के रंध्र यानी छिद्र तैयार होते हैं। परिणाम स्वरूप क्या होता है, चट्टानों का पृष्ठभाग यानी बाह्य भाग मधुमक्खियों के छत्ते के जैसा हम लोगों को दिखाई देता है। वो आप लोग आकृति 3.3 में अच्छे से देख सकते हैं। ठीक है ना। अब आगे में क्या समझ हुए आपको, इसमें समझ आ रहा है बच्चों? लवण युक्त जल होने के कारण क्या होता है, उसमें लवण यानी नमक तैयार होता है, जिसके कारण क्या होता है कि जहाँ सूरज की गर्मी से जो जल होता है वो जल भाप बन जाता है और भाप बन के वो निकल जाता है, पर उसमें से जो लवण रहता है वो उसका स्फटिकीकरण होता है और वो ज़्यादा जगह है व्याप्त कर लेता है, जिसके कारण तनाव निर्माण होता है। और जो हम लोग उसको आकृति में देख सकते हैं वो चट्टानें किस तरह की दिख रही है, मधुमक्खियों के छत्ते के जैसे। अब हम देखेंगे दबाव मुक्त यानी प्रभाव मुक्त। ऐसा नहीं है कि चट्टानों में तनाव केवल तापमान और स्फटिकों का बढ़ना या जल रिश्ता इन क्रियाओं की वजह से ही होता है, बल्कि चट्टानों के ऊपर की परतों का दबाव निचले अथवा अंदर की परतों तक होता है। वह दबाव समाप्त होने पर ही अंदर की परतें अथवा निचला स्तर तनाव रहित होता है। इन्हीं कारणों से ही अपक्षय होता है। हम लोग आगे देखेंगे जल। अब कुछ प्रदेशों में वर्षा का प्रमाण अधिक होता है। ऐसे प्रदेशों में केवल जल रिसने से ही विविध प्रकार के चट्टानों का अपक्षय होता है, जैसे बालुकाश्म यानी सैंडस्टोन, सैम्पटन यानी कैनल मोरेट आदि चट्टानें। ये चट्टान केवल बालू के कण यानी रेत के कण एकत्रित आकर और उस पर दबाव पड़ने से ही तैयार हो जाते हैं। कीचड़ जैसे पदार्थ से भी बालू के कण एक साथ आ जाते हैं। ऐसे चट्टानों में जल रिश्ते ही एक साथ आए हुए बालू के कण अलग हो जाते हैं। ये कण धूल चट्टान से अलग होने लगते हैं। इसे हम लोग कहेंगे कणात्मक अपक्षय। आप इसे आकृति 3.4 में देख सकते हैं। कणात्मक अपक्षय यानी कण का विखंडन होना। अब कुछ समय तापमान और जल इन दोनों घटकों से अपक्षय होता है। तापमान भिन्नता के कारण चट्टानों का सिकुड़ना और प्रसरण होकर उनके जोड़ अथवा दरारें चौड़ी हो जाती है। उनमें जल संचित होकर चट्टानों के बड़े भाग एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। इस अपक्षय को हम लोग कहेंगे छिन्न भिन्न अपक्षय। इसे हम लोग आकृति 3.1 आ जिसमें हम लोग देख सकते हैं। ठीक है, जो कि पहले ही हम लोगों ने पेज नंबर 3.1 हम पेज नंबर 23 पे देखी है। ओके, ठीक है, समझ गया बच्चों। यानी अपक्षय यानी चट्टानों का टूटना, कमज़ोर होना, इसे हम लोग क्या कहेंगे,
अपक्षय। अपक्षय के कितने प्रकार होते हैं? अपक्षय के 3 प्रकार होते हैं। एक होता है भौतिक, रासायनिक और जैविक अपक्षय। ठीक है, अब उसमें भी हम लोग ने क्या देखा है, कणात्मक अपक्षय कैसे होता है, उसके बाद अपवर्तन यानी क्या, ये सब चीज़ें अभी हम लोगों ने यहीं पे पढ़ चुकी है। ठीक है, अब जैविक अपक्षय किस कारण से होता है? जीव जंतु की वजह से होता है। रासायनिक अपक्षय होता है कि रासायनिक प्रक्रिया होती है बाह्य स्वरूप पर, इसलिए रासायनिक अपक्षय होता है। और भौतिक अपक्षय जो वो नेचुरली जो चट्टानें टूटती फूटती है उसे हम लोग भौतिक अपक्षय कह सकते हैं। ओके, अब आपको एक एक्टिविटी करके देखनी है। एक ग्लास में थोड़ा सा जल लेकर उसमें 2-3 खड़ियों के टुकड़े डालें। अगले दिन उसका निरीक्षण करें और निम्न प्रश्नों के आपको उत्तर लिखने हैं। जल के रंग में बदलाव आया या खड़ियों यानी चौक का क्या हुआ? ये हम लोग आकृति 3.5 में देख सकते हैं। उसके बाद लोहे की कीलें फुलिया गीले कपड़े में लपेट कर रखिए। 2 दिन के बाद कपड़ा खोलकर निरीक्षण कीजिए और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। कपड़ों पर दाग पड़े हैं, वे कौन से रंग के हैं? वे दाग कपड़ों पर किस कारण पड़े होंगे? उसके बाद देखते हैं भौगोलिक स्पष्टीकरण। अब भौगोलिक स्पष्टीकरण देखेंगे हम लोग अभी। उपरोक्त प्रयोग से रासायनिक अपक्षय में जल की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, ये तो आपको समझ में ही आ गया होगा। अब चट्टान यह विविध खनिजों का मिश्रण होता है। जल यह वैश्विक द्रव्य यानी यूनिवर्सल सॉल्वेंट समझा जाता है। जल में अनेक पदार्थ सहजता से घुल सकते हैं। अब पदार्थ घुलने से मिश्रण की द्रव्यता बढ़ जाती है और जल में सहजता से न घुलने वाले कुछ पदार्थ ऐसे मिश्रण में घुल जाते हैं। जिस प्रदेश में वर्षा का प्रमाण अधिक होता है वहाँ पर इस प्रकार की क्रिया होकर निम्नानुसार रासायनिक अपक्षय होता है। अब हम देखेंगे कार्बनन। ठीक है, वर्षा का जल बादलों से भूमि पर आने तक वातावरण विचरण करता है। उस समय उसमें कार्बन डाइऑक्साइड वायु कुछ मात्रा में घुल जाती है। इससे इसका कार्बाम्ल तैयार होता है। ऐसे अम्ल में चूने के पत्थर जैसे पदार्थ सहज घुल जाते हैं, जैसे जल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड इक्वल टू कार्बोनिक आम्ल यानी H2O प्लस CO2 इक्वल टू H2CO3। ओके, अब हम देखेंगे द्रवीकरण यानी विलयन। अब मूल चट्टानों में से कुछ खनिज जल में घुल जाते हैं। जल के साथ बहकर उसकी क्षारता से रासायनिक अपक्षय से चूने का पत्थर बन जाता है। जैसे अहमदनगर जिले के वडगांव दरिया में चूने के पत्थर का फिर से रासायनिक अपक्षय हुआ दिखाई देता है। उसी प्रकार द्रवीकरण की क्रिया से चट्टानों का लवण घुलकर चट्टानें कमज़ोर बन जाती है, जो कि हम लोगों को देख सकते हैं आकृति 3.7। यानी अभी हम लोगों ने क्या देखा है कि जल भी एक महत्वपूर्ण फैक्टर होता है हर चीज़ के लिए। अब ये जो 3 इसकी प्रक्रियाएं है, कार्बनन, द्रवीकरण और भस्मीकरण। ठीक है, अब ये है बेटा हम लोग ना नेक्स्ट पीरियड में पढ़ेंगे। अभी आप लोग ये जो 2 एक्टिविटीज़ दी है, एक चौक को पानी में घोल कर देखना है और दूसरा कीले को एक कपड़े में लपेट कर बांध के रखना है। उसके बाद उसका कौन सा रंग आता है ये हम लोगों को देख के एक्टिविटी हम लोगों को समझ में आ जाएगा कि वो कौन सी यानी रासायनिक क्रिया है या कौन सा क्रिया है, वो हम लोग देख सकते हैं। ओके, बाय बच्चों।